यूरोप, यूरोप, ठीक है। देखो, एक ऐसा महादेश जो विकास के सभी मापदंडों को प्राप्त कर चुका है और वहां की आबादी भी सघन है, ऐसा भी नहीं है कि उसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन विकास का जितना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो मापदंड होता है, ठीक है कि नहीं, उन सारे मापदंडों को फ्रांस, नाम सब भी बड़ा खूबसूरत सब है। ये कहां से है? फ्रांस से है। ये कहां से है? जर्मनी से है, ठीक है। एक हमारे परिचित गए अमेरिका, वो कहे क्या कि हम लोग तो ठेठ शाकाहारी भोजन करने वाले, वहां पे बीफ का मांस मिलता है, यहाँ वहां पे खाने के लिए क्या है हम लोग के लिए? तो अंडा और ब्रेड, आलू और प्याज, ग्रीन सब्जी बहुत दूर दूर मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो बड़े बेचारे पेसोपेस में थे। इसके बाद बाहर निकलते थे तो ये फ्रांस का है, ये कहां से है? जर्मनी से है। किस भाषा में किससे बतियाएंगे? जर्मनी भाषा अलग है, फ्रेंच अलग है, ठीक है कि नहीं। ये है अंग्रेज, इंग्लैंड से आया है तो ये अंग्रेजी बोलता था। वो ठेठ डीएसपी रहे, मगही भाषा में बात करते थे, हिंदी। और हिंदी में भी कैसा हिंदी? का हो कहा जात बा। अब वो आदमी अमेरिका में अंत में गए थे 2 महीना के लिए, बेटा को कहे कि बेटा यहाँ 10 दिन हो गया है, अब हमको इंडिया भेज दो, वहीं पे हमको ठीक है। 10 दिन बेटा और टरकाया, सोचा मन लग जाएगा पापा को, नहीं रह पाए। 20वां 25वां दिन वहां से प्रस्थान कर गए। आशा है समझ गए होंगे कि अपना घर, अपना वतन ही सबको प्यारा न्यारा होता है। मूल में आ जाओ, लिखो यूरोप, लिखो। क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से छठा और जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा, और जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महादेश, तीसरा सबसे बड़ा महादेश तीसरा सबसे बड़ा महादेश यूरोप है, यूरोप है। कौन है? यूरोप है। जिसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं, जिसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसके 3 ओर यह सागर से घिरा है, यह 3 ओर सागर से घिरा है, जिसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं, जिसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं, जिसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, अब आइए, एक पर्वत है यूराल, वह एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो लिखेंगे, भूलना नहीं है, यूराल पर्वत, पहले परिचय पढ़ लो थोड़ा सा। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल, यूराल, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन? कौन? फिर लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि यूरोप का रीढ़ राइन नदी, राइन नदी, यूरोप का रीढ़ राइन नदी है। यूरोप का रीढ़ क्या है? राइन नदी है, राइन नदी है, जिसे ब्लैक रिवर के नाम से भी जानते हैं, जिसे काला नदी,
ब्लैक रिवर के नाम से भी जानते हैं, जिसे ब्लैक रिवर के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिवर पर जितने भी जहाज जाते, कोयला उसमें ज्यादा होता है, और वो कोयला जो है, तो कोयला के कण क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके रिवर में गिरता जाता है। तो कण गिरेगा, हजारों टन कोयला जाती है, तो अंत में उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो इसीलिए उसको ब्लैक रिवर भी कहते हैं। किसको किसको? राइन नदी को। नेक्स्ट, एक इटली में नदी है पो, उसको हम इटली की गंगा कहते हैं। तो लिखेंगे इटली की पो नदी, इटली की पो नदी इटली की गंगा कहलाती है। इटली की पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, इटली की गंगा कहलाती है। जबकि एक और लिख दो, पेरिस, पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, पेरिस कहां है? सीन नदी के किनारे है। अभी एक प्लान बन रहा था, पेरिस जाने का मेरा योजना है। संजोग से मैंने अपनी बेटी को बतलाया कि पेरिस जाना है। वो बेटी को लगा कि शायद हम लोग को भी पापा ले जाएंगे, हमको तो कोई अन्य ले जा रहा है, अन्य संगठन ले जा रहा है। तो रात भर वो सो नहीं पाई। 4 बजे हम उठे तो जगी हुई थी। हम कहे गे छोड़ी की भेल हो गया? तो कहती है पापा पेरिस में। हम कहे देशे में रह, अभी तोरा सबके नहीं ले जाओ, हम अपने घूम के आवो पहले। हम बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वो पेरिस घूमने भी लगी थी, और उसको फ्रेंच अच्छा आता है हमसे ज्यादा। हम तो खैर फ्रेंच जानते भी नहीं है। वो क्लास 3 से फ्रेंच सीख रही है। अब वो कम्युनिकेशन कैसे करेगी वो सब भी बता रही थी, कि जाएंगे तो किसको क्या क्या कहेंगे। मैंने 25, 50, 100 शब्द जो है चलता, जैसे कियो की हाल चाल छे। जैसे हम लोग क्या मिथिला में कोई आएगा तो पहला चीज क्या जान लेना चाहिए उसको, कि कियो की हाल चाल, कता जाई छी। इसी टाइप का वो 100 वर्ड सीख ली है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड करने के लिए। मूल में आ जाओ फिलहाल। तो पेरिस कहां? अब ऐसा नहीं कि तुम लोग भी सपना देखने लगना कि सर हम भी लटक जाएंगे पीछे से। तो हम कहेंगे गे छोड़ी रह, अभी देशे में रह, बाद में चलबे। ठीक है, आगे लिखिए। तुम लोग को बुरा नहीं ना लगा छोड़ी कहे तो? हाँ, छोड़ी हो तो छोड़िए ना कहेंगे। ये छोरा है छोरा कहेंगे। लिखो छोरा है तुम। क्या लिखेगी? हाँ, पेरिस सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन, सीन, सीन। अब पो कहां है? पो कहां है? और राइन कहां है? जर्मनी। राइन जर्मनी। और राइन का जो सार का क्षेत्र है, एक राइन का सार का क्षेत्र बड़ा चर्चित है। 2 क्षेत्र याद रखना खनिज के दृष्टि से। ठीक है, खनिज के दृष्टि से 2 क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का सार, हम लोग यूरोप में है, यूरोप। जर्मनी का सार, फ्रांस का अल्सेस लॉरेन, अल्सेस लॉरेन। इस क्षेत्र को लेकर विश्व युद्ध तक हुआ है। ठीक है कि नहीं? तो अल्सेस लॉरेन और सार का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए। अभी याद रखो ना, खनिज संपदा। जैसे भारत का रूर कहते हैं ना, रूर भी जर्मनी में ही है। रूर और सार जो है वो दोनों जर्मनी में ही है। तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत का रूर भी है, भारत का सार भी है। नहीं, कहेंगे अल्सेस लॉरेन भी है, तो समझ में आ गई ना अल्सेस लॉरेन क्यों कहें? खनिज संपदा। जैसे आप रूर के क्षेत्र में कोयला भी है, लोहा भी है कि नहीं है? अभ्रक भी है, यूरेनियम भी है। हमारे झारखंड में
ये सब खनिज है। कोयला में झरिया विश्व प्रसिद्ध है, अब्रक में हजारीबाग विश्व प्रसिद्ध है, लोहा में सिम्मुम विश्व प्रसिद्ध है, यूरेनियम में जादूगोरा विश्व प्रसिद्ध है। सब कहां है? झारखंड में है। ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है, नोट में लिख दो, ये लिख दो, नोट में लिख देना। जर्मनी का सार, जर्मनी का सार और फ्रांस का अल्सेस लॉरेन खनिज संपदा के दृष्टि से धनी क्षेत्र है। खनिज संपदा के दृष्टि से धनी क्षेत्र है। खनिज संपदा के दृष्टि से धनी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? सार का क्षेत्र। और पहला अपो नदी, पो, राइन, सीन, पेरिस। हाँ, पेरिस याद था तुम लोग को। पेरिस तुरंत याद हो गया कि पेरिस सीन नदी के किनारे है, जहां हमारे गुरु जी जा रहे हैं। सर कब जाइएगा? जब देखोगे 4-5 दिन नहीं है, समझ जाओ पेरिस में घूम रहे हैं हम। ठीक है, आगे लिखो। कम बाजू, बुचिया कम बाजू। आगे लिखिए, कहां है हम लोग? जर्मनी का सार, फ्रांस का अल्सेस लॉरेन। किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको याद रखना है। फिर लिखिएगा पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत देखो ना, पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच, फ्रांस एवं स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन? अब लिखो नेक्स्ट। ध्यान रखे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखे। एलब्रुज शिखर, एलब्रुज शिखर। क्या लिख रहे हैं इसमें? बोलो, क्या लिखना चाह रहे हैं? यह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है, तो लिखेंगे यह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है जो रूस में है। जो रूस में है। रूस। अच्छा, रूस का कुछ भाग एशिया में भी है। रूस का जो कुछ भाग है वो एशिया में भी है, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। कहां पढ़े थे यूरेशिया? सो बताओ, बताइए। सब पढ़े हैं ना? कहां पढ़े थे बताओ? इतना टाइम लगेगा? अरे, आर्यों की उत्पत्ति बताए थे ना कि मध्य एशिया से हुआ। ठीक है कि नहीं? आर्यों की उत्पत्ति के विषय में बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बस खत्म कि वैदिक काल खत्म? अरे, रिवीजन करके रखो हमेशा भाई। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। कहां थे हम लोग? अल्बुज पर्वत कहां? रूस में है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है जो कहां है? रूस में है। जो कहां है? फिर लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश चैनल ब्रिटेन को यूरोप की भूमि से, अलग करता है। यूरोप की भूमि से अलग करता है।
अलग करता है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, पढ़ाए थे, मध्य रात्रि का सूरज देश नॉर्वे को कहते हैं। आप कहिए कि सर तब वहां लोग सोते कैसे हैं? वहां लोग रात जब होता है घड़ी देख लेता है। हमारे एक रिलेटिव अभी वहां इंजीनियर है ओस्लो में, तो कह रहे थे कि पर्दा जो है वो काला काला पर्दा टांगते हैं वो लोग, और जैसे ही शाम होता है 8-9 बजता है, क्योंकि वहां तो रात होती नहीं है, तो काला पर्दा से सारा होल उल क्या करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, लाइट ऑफ कर देते हैं तो उससे अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो फिर सब लोग सो जाते हैं। हम लोग क्या है ना कि हम लोग क्या रात होती है, शाम ढलती है, गोधूली बेला होती है, रात आती है, 10 बजता है, 11 बजे भोजन करने चले जाते हैं, 12 बजते बजते कहाँ चले जाते हैं, निद्रा लोक में चले जाते हैं। फिर सुबह क्लास के टाइम के अनुसार उठ जाते हैं, या नहीं मन हुआ तो नहीं भी उठते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे परसों नहीं मन हुआ तो नहीं उठे, आज मन हुआ तो उठ गए। तो कहने का अर्थ है कि ओस्लो को याद रखिएगा, मध्य रात्रि का सूरज देश है। और दूसरा एक झीलों का देश है, वहां चारों तरफ झील मिलेगा, जिसका नाम है फिनलैंड। ठीक है, घूमने का देश, घूमने का महादेश यूरोपीय है। इसलिए जब नौकरी चाकरी कीजिए, ढहुआ हुआ इकट्ठा कर लीजिए, तो अपने भी घूमिए, हमको भी घुमाइएगा। अपने भी घूमिएगा, और तुम तो घूस कमाएगा तब हमको घुमाएगा, हमको सब पता है। ये जो है घूस कमाएगा तब घुमाएगा, ठीक है कि नहीं? घूस कमाएगा, पकड़ा जाएगा तो दे डंडा। तो इसलिए ईमानदारी से रहना। आजकल किसका मैच था? नहीं, घूस वाला नहीं का। कल किसका मैच था? कल क्या हुआ? देखो ना, सब कितना मुस्कुरा रहा है। ये इसको देखो ना, मुस्कुरा रहा है खूब, कि सर को तो ठग रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। आई जानता है कल किसका मैच था? किसका मैच था विवेक? कौन जीता? मुंह खोल नहीं सकता है। ठीक है, याद रखना, आईसीसी T20 इस बार कहां हो रहा है? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। ठीक है, बरमूडा में भी होगा, एक मैच शायद बरमूडा में भी है इंडिया का। खैर जो भी हो, तो याद रखना ये सब जीके है, पूछा जा सकता है। जीत गया तो बहुत अच्छा। अभी तक T20 आईसीसी भारत ने कितना बार जीता है? एक बार जीता है, 2007 में, जिस साल आईपीएल शुरू हुआ था, उसी साल जीता था ना। अच्छा, प्रक्रिया बन गया था कि आईपीएल होगा अगले साल से। 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जीता था, और एक बार फाइनल में पहुंचा भी था 2014 में शायद, कि जब श्रीलंका ने भारत को हराया था। अब देखो 2024 में सबसे अच्छी टीम हमने भेजा है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक सब हुकर है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, सत्यम दुबे, शिवम दुबे, अजय जडेजा, हार्दिक पांड्या, मतलब जसप्रीत बुमराह को छोड़ दो तो लगभग सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा रन बना सकते हैं कम गेंद खेल के। और उसके बाद नहीं जीतेगा तब समझो कि जैसे इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हम। ठीक है कि नहीं? अब देखो, अभी हमने कहा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, कहता है मतलब अभी तक दुख है कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। कहां थे हम लोग? तुम लोग को तो क्रिकेट से कोई मतलब है नहीं, फुटबॉल से है, हॉकी से है, खेल में इंटरेस्ट रखो। कल एक क्वेश्चन भी बनवाए थे, कौन सा क्वेश्चन था बताओ? कि इटालियन ओपन किसने जीता? इटालियन, मियाबी इटालियन किसने जीता? ईगा। देखो, हमने एक ही शब्द बोला तो याद रखे, ईगा ने जीता। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो करंट के थे, उसमें आलोक शुक्ला जो ग्रीन नोबेल जिसको मिला है, वो सब किसी भी स्थिति में भूलना नहीं। हमने पहले उसका पेपर कटिंग भेज दिया है, उसके बाद उसमें से ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कि आप याद किए कि नहीं किए। और तब भी नहीं कीजिएगा तब तो भगवान, जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना कि बाबा तेरा सहारा, बाबा एकमात्र तेरा सहारा, तो वही हाल रहेगा। इसलिए समय रहते याद कीजिए। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग?
इंग्लिश चैनल। आगे लिखेंगे फिर, नहीं नहीं, दो चीज बता रहे थे हम बता रहे थे नॉर्वे, तो लिखिएगा नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूरज देश कहते हैं। 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 फिनलैंड को फिनलैंड को फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूक्रेन का नाम सुने हैं? कहां है राजधानी? की, बहुत अच्छा, वेरी गुड, मन मिजाज खुश कर दिया तुम लोग। यूक्रेन की राजधानी, इतने दिनों से यूक्रेन चर्चा में है, कीव है इसकी राजधानी, याद रखिएगा, पूछेगा। यूक्रेन को एक समय में रोटी का डालिया कहते थे। रोटी का डालिया क्यों? क्योंकि गेहूं का उत्पादन बहुत होता था। भारत में गेहूं के मूल्य बढ़ गए, गेहूं का निर्यात बढ़ा। कारण, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? कम हो गया, या न के बराबर अब है, क्योंकि विगत 2 सालों से तो युद्ध ही झेल रहा है, स्वाभाविक है। लेकिन वो जो रोटी का डलिया का क्षेत्र यूरोप में था, वो किसको कहते थे? यूक्रेन को। तो लिखेंगे रोटी का डलिया, डालिया यूक्रेन को कहते थे, जिसकी राजधानी कीव है। जिसकी राजधानी कीव है। जिसकी राजधानी कीव है। ठीक है, कहां है? कीव है। कहां है राजधानी? आप लोगों ने स्विट्जरलैंड देखा होगा गूगल पर। किस पर्वत से घिरा हुआ है वो, बताओ? इतना टाइम लगेगा? कई बार पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आल्स पर्वत किससे है? आल्स पर्वत से घिरा हुआ है। आल्स पर्वत का विस्तार है। तो एक तो ज्योग्राफी का पॉइंट ये है कि आल्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, खाने के लिए सबसे बेकार जगह है। इंडियन के खाने के लिए तुम लोग का मोमोज नहीं मिलेगा, पानी फुचका नहीं मिलेगा, सड़ा हुआ हाथ का समोसा वमोसा, फास्ट फूड सब तो मिलता नहीं है। वहां क्या मिलता है? बीफ का मांस, सब चीज उसमें बीफ रहता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए वो सब देश में जाना तो ब्रेड भी देख लेना, सूंघ लेना पहले। ठीक है कि नहीं? आगे चलो सर, पानी पी सकते हैं ना? लौंग रखेंगे, आप पानी पी लेंगे। देखो इसका मुंह देखो, इसका ऐसा लग रहा है कि खा रही है, जैसे ऐसे ही मुंह बना रही है, हद करती हो। अभी तो तुम गई भी नहीं हो, और जाने के बाद खाई भी नहीं हो। चलो ठीक है, तो आल्स पर्वत का विस्तार कहां तक है? तो लिखेंगे आल्स पर्वत का विस्तार, पढ़ो ना ठीक से। आल्स पर्वत, चली जाओगे स्विट्जरलैंड, लिखो आल्स पर्वत का विस्तार स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक है। आल्स पर्वत का विस्तार स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक है। कहां सबसे अधिक है? और स्विट्जरलैंड को यूरोप का और स्विट्जरलैंड में क्या? यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। खेल का मैदान कहते हैं। तो पूछेगा कि खेल का मैदान किसे कहते हैं? अच्छा, एक हद तक होता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं बताओ? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। कॉकपिट, और बेल्जियम जो है यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश है।
नगरीकृत देश का मतलब कि वहां गांव की संख्या नहीं, गांव की जनसंख्या नहीं है। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। हर आदमी वहां मुस्कुराता मिलेगा तुमको। जैसे इंडिया में हर आदमी तुमको धुआं जैसा मुंह बनाए रहता है ना, ठीक है कि नहीं, वहां हर आदमी मुस्कुराता हुआ तुमको मिलेगा। ठीक है, अब हम जो कहे हैं तो ये मुस्कुरा रहा है, ठीक है कि नहीं। अब सब लोग धीरे धीरे करके मुस्कुरा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉकपिट ऑफ यूरोप क्या है? बेल्जियम है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान, झीलों का देश, झीलों का देश, झीलों का देश, मध्यरात्रि का सूरज देश। और याद रखिएगा मध्यरात्रि के सूरज देश में कि यहां एक फ्योर्ड बताए भी थे हम, फ्योर्ड की संरचना सबसे अधिक पाई जाती है। तो जहां नॉर्वे लिखे वहीं पे लिख दीजिए नोट में कि फ्योर्ड, फ्योर्ड सबसे अधिक नॉर्वे के समुद्री तट पे ही देखने को मिलता है। फ्योर्ड सबसे अधिक नॉर्वे के समुद्री तट पर ही देखने को मिलता है। बस। और आज के अंत में है कि हम लोग के यहां डेयरी उद्योग, पशुपालन उद्योग क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था में है। कोई आदमी पशुपालन करेगा तो कहेगा कि हम बहुत गरीब आदमी है, गाय दुईटा चारिटा गाय छे। एक देश है आपका यूरोप में डेनमार्क, जो सबसे ज्यादा डेयरी उद्योग उसका डेवलप है और उसके कारण वो पूरे विश्व में जाना जाता है। और विकसित देश की कड़ी में न्यूजीलैंड पशुपालन देश है। और न्यूजीलैंड के विषय में जानकारी आपको करंट में क्वेश्चन देते ही रहते हैं, उसमें पूछते भी हैं कि पशु टैक्स मतलब जुगाली पर जो टैक्स लगता है वो लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? क्यों? हाँ, क्योंकि पशु जो चराई करता है तो मीथेन क्या करता है? निकालता है। और मीथेन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैस है। मीथेन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो वातावरण के तापमान को क्या करता है? देखो कि 1.5 डिग्री विगत 90 साल में बढ़ा है, ठीक है कि नहीं। और उसका इंपैक्ट देखो कि अभी हमारे फसल से लेकर मानव स्वास्थ्य से लेकर मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो प्रभावित नहीं हो रहा है। मूल बिंदु नई नई बीमारियां भी है। आपको पहले के समय में जो बीमारियां होती थी और आज के समय में जो बीमारियां होती है उसमें भी आप ग्लोबल वार्मिंग को जोड़कर देख सकते हैं। मूल में आ जाइए। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए कोई भी संदर्भ, फैक्ट, सम्मेलन कोई भी ऐसा हो रहा हो, अपने स्तर से भी आप नजर रख सकते हैं। 5 जून है, आज 2 जून है। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पहली बार हमने 1973 में 50 साल पहले स्टॉकहोम में इसकी घोषणा की थी कि एक पृथ्वी को बचाने के लिए एक दिवस पर्यावरण के संचेतना हेतु आवश्यक है। मतलब लोग जागरूक हुए भी हैं। अब लोग पेड़ पौधे लगाने के प्रति थोड़ा जागरूक भी हुए हैं, लेकिन पहले की स्थिति वैसी नहीं थी। पहले का इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, अर्बनाइजेशन कम था, ठीक है कि नहीं। आज क्या हुआ? आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ गया। हर छोटा शहर भी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? आप कहिए कि अर्बनाइजेशन में सर कैसे इंपैक्ट डालता है? मोटर वाहन। आज देखिए सड़क पर सबसे ज्यादा साइकिल आपको दक्षिण में ही मिल जाएगी, इसके अलावा साइकिल आपको दिखाई नहीं देती है सड़क पर, ठीक है कि नहीं। आप ही लोग जो जाते होंगे अलग अलग स्कैटर रूप में तो थोड़ा बहुत साइकिल दिखाई देता होगा, अन्यथा आपको मोटरसाइकिल ज्यादा दिखाई देता है, स्कूटी ज्यादा दिखाई देता है। हेलो, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ बोलिए ना। 10 बजे कीजिएगा। हाँ, कहां से हम लोग?
विश्व पर्यावरण दिवस पे थे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, इसका 50 साल भी हो गया है, वो भी याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर अभी फिलहाल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस में नहीं है, हम लोग अभी हैं डेनमार्क में। तो डेयरी उद्योग में सबसे विकसित कौन है? डेयरी उद्योग में सबसे विकसित कौन है? तो लिखेंगे डेयरी उद्योग में सबसे विकसित डेनमार्क है। डेनमार्क है। न्यूजीलैंड यूरोप में नहीं है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। बस डेयरी उद्योग में सबसे विकसित देश डेनमार्क है, जिसकी राजधानी कौन बताएंगे? जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन। मैंने इतना बताने के बाद भी आप लोग जाकर के मैप नहीं देखते हैं, कहीं कोई प्रगति नहीं है। जब यूक्रेन की राजधानी आप एक आदमी कोई बताया, कौन बताया था जी? कौन बताए थे? वेरी गुड। मतलब इतना में एक लड़का बताया कि यूक्रेन की राजधानी कहां है, तभी समझ में आ गया कि आप लोग में कहीं कोई कॉन्शसनेस नहीं है। थोड़ा सा अपने स्तर से भी जागरूकता रखिए। आईपीएल तो है ही, T20 तो है ही, वो भी रखिए तो ज्यादा अच्छा है। आगे लिखिएगा लास्ट। एक द्वीप है यूरोप में जिसका नाम है एमराल्ड द्वीप। क्या नाम है उसका? एमराल्ड द्वीप। तो लिखेंगे एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड में है। आयरलैंड में है। आयरलैंड में है। कहां है? आप में से कौन लड़का है जो संविधान नहीं पढ़ा है? झूठ बोलती हो। पूरा कक्षा हो गया, संविधान नहीं हुआ। किस बैच में नहीं हुआ? अच्छा, तो ई बैच में क्या जी? ई बैच में संविधान नहीं हुआ। सबसे पहले तो संविधान ही पढ़ाते हैं हम। तब आप गायब होंगे। सबसे पहले तो हम विगत 4, 5, 7 सालों से पॉलिटी से ही शुरुआत करते हैं। झूठ बोलती हो। अपने मन से पढ़ोगी तो झूठ ही नहीं बोलना होगा। खड़ी हो जी तुम, खड़ी होइए। आयरलैंड से क्या क्या लिए? तुम भी कहो छूट गया। हर 3 महीना पे संविधान चलता रहता है। हर 2 महीना 3 महीना पे तो कोई बैच चलता ही रहता है। और शुरुआती हम पॉलिटी से करते हैं। अब तो भी कहती है सर हमारा छूट गया। छूट गया तो लेट से ज्वाइन की तो अभी खत्म हो जाएगा ना, तो फिर किसी नए बैच में कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा तुम बोलो, तुम तो पढ़ी हो ना? कितना बार? मैंने सोच के बोल रही है कि 2 बार कहें कि 1 बार कहें। तुम तो पढ़ी हो, बताओ अंशु। वेरी गुड। और क्या क्या हुआ? खड़े हो। अब हमारा महत्वाकांक्षा जागृत हो गया। वेरी गुड, खड़ी हो। डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और क्या लिए? और क्या लिए? एक और चीज लिए थे, कौन बताएगा इसमें से? क्या राज्य का? अब मुंह बंद रखो ना, नहीं पढ़ी तो मुंह बंद रखो। बोलो। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति का मनोनयन। मैंने इतना में एक लड़की बच्ची यही है जो बताई, अब तुम लोग हुल्ले रे कर रहा था। हद है। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। थोड़ा याद कीजिए, शर्म कीजिए। पढ़ने के बाद तो याद रहना चाहिए ना, कुछ तो बोलिएगा कि नहीं बोलोगी? क्या कंफ्यूज हो गए? खड़ी हो फिर से, एक बार तुमको फिर से खड़ी करते हैं। प्रस्तावना का विचार, अब प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए थे? तो बोले घबराओ नहीं। अरे अरे क्या करेंगे, 2 मिनट खड़ा करेंगे, आराम से बोलो ना। कहां से क्या लिए? विचार कहां से लिए? भाषा कहां से लिए?
तुम बोलना चाहती हो, तुम लोग बोलना चाहती हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये विचार लिए अमेरिका से, अब भाषा लिए ऑस्ट्रेलिया से। गुड, देखो समझी? बैठो, रिवीजन करो थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़िए। कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग थे एमराल्ड द्वीप। कहां है? आयरलैंड में। एमराल्ड द्वीप कहां है? और आयरलैंड से क्या लिए? जर्मनी से क्या लिए? आपातकालीन अधिकार। ठीक है कि नहीं? जर्मनी से क्या लिए? फ्रांस से क्या लिए थे संविधान में? हाँ, तो फ्रांस से नहीं लिए थे। हाँ 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 हाँ, क्या लिए थे? बोलो 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 बोलो। प्रस्तावना तो बोल दी हो। प्रस्तावना का विचार लिया अमेरिका से, भाषा ली ऑस्ट्रेलिया से। मैं पूछ रहा हूं फ्रांस से क्या लिए? बोलोगे? बोलो ना, बोलो, खड़ा होके बोलो ना। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। और क्या लिए? खड़ी हो। गुड, बोलो और क्या लिए? अरे भारत एक गणराज्य है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने वहीं से लिया कि इंडिया इज रिपब्लिक स्टेट। और रिपब्लिक स्टेट में क्या था? रिपब्लिक स्टेट किसको कहते हैं? कि राज्य का प्रधान जिसका निर्वाचित होता है। ये दोनों चीज कहां से लिए? गुड, बैठो थोड़ा सा, आप लोग जागृत हो जाइए साहब। ठीक है? मुकेश कुमारी, हुल्ले रे करने से नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है? तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसका रिवीजन कीजिएगा ना भाई। वो तो ऐसे ही अभी परिचर्चा चली, अभी नीचे में मैं पढ़ाया भी था, तुमसे ज्यादा तो नीचे का बच्चा सब याद कर लिया। तो सर वो सब अभी पढ़ रहा है ना, 6 महीना के बाद वो सबसे पूछिएगा, हम लोग से ही बदतर स्थिति रहेगा। तो तुम लोग दुआ मांग रहा है कि बददुआ दे रहा है नेक्स्ट जनरेशन को। चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। क्या लिखे? हो गया। तो यूरोप में इतनी ही बात आपको जाननी है। यूरोप कोई भौगोलिक विशेषता के रूप में कोई नयापन नहीं है उसमें। वही नदी है, थोड़ा पर्वत है, मरुस्थल वगैरह तो पाया नहीं जाता है। ठीक है? पठारी उठारी क्षेत्र है नहीं, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप है। तो इसी टाइप का आपका मूल बिंदु याद रखना। कुछ यूनिक फीचर है, जैसे मध्यरात्रि का सूरज देश है, झील अधिक है। कहां? तो फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी? तुमको एक दिन जो है ना, जब लग जाएगा ना तब बस दुरुस्त हो जाओगे। इसीलिए नहीं लगाते हैं कहीं बेहोश ना हो जाओ, इसलिए नहीं लगाते हैं। ठीक है? तुम क्यों सोच रहा? तुम टेंशन मत लो विवेक। ठीक है? तुम भी तो उसी का गुद्दा है ना। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। विवेक जी थे आपके साथ, 10th में पढ़ते थे। कहा कि सर इससे हम ज्यादा तेज थे। हम जब इससे ज्यादा तेज थे तब ये हाल है, कम रहते तब तो और भी बुरा हाल होता। आगे लिखेंगे। कहां थे? कहां थे जी? हो गया। तो यूरोप खत्म। मैंने पहले ही कहा कि सब छोटा छोटा महादेश है। अब क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न कहां से आएगा? एशिया से, अफ्रीका से। उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ा भी दिया अच्छे से है, एक एक कक्षा पूरा दिए हैं, कम से कम 1.5 घंटे की। ठीक है कि नहीं? और इसमें तो चूंकि ज्यादा चीज जानना नहीं है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन इतना याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जी मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन आप पढ़ के जाइए उसी दिन 2 बार 3 बार रट लो, कहानी की तरह रट लो ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज याद रहेगा। और फिर बीच बीच में जब छुट्टी उट्टी होती है तो बीच बीच में कोशिश करो कि जो चीज सब्जेक्ट हाल में खत्म हुआ उसको एक बार पढ़ लो। जो चीज छूट गया है, मान लिया पढ़ लिया है, उसको एक बार पढ़ लो। वो तो तुम्ही को करना है ना। जैसे मैथ्स 20-25 क्वेश्चन रोज बनाओ, जब पढ़ लिए हैं तो 20 किसी भी चैप्टर का। रीजनिंग कोई सेट उठा लो, 25 क्वेश्चन का बना लो। इंग्लिश में भी वही काम करो, जितना करके रखोगे उतना आसानी होगी, और नहीं तो फिर वही कठिनाई होगी। आगे लिखेंगे। क्या लिखे? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश जिसको प्यासी भूमि का महादेश कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे प्यासी भूमि का महादेश।
प्यासी भूमि का महादेश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महादेश। प्यासी भूमि का महादेश किसको कहते हैं? प्यासी भूमि का महादेश किसको कहते हैं? और याद रखना कि भारतीय लोगों की सबसे अधिक संख्या इसी महादेश में है। इसको हम लोग ओशनियाई महादेश भी कहते हैं। इसको हम लोग, एक तो यहां जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल अधिक है। कल शायद मैं कल पहला क्वेश्चन यही दिया था कि क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में देश का सजाएं, ठीक है कि नहीं? किसका सजाएं? बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो मैंने आपको बताया, उसमें देखे होंगे कि भारत से पहले क्या था? ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। भारत के बाद अर्जेंटीना था। भारत के पहले में भारत है 7वें स्थान पे। 6ठे स्थान पे कौन है? 5वें स्थान पे कौन है? ब्राजील है। क्षेत्रफल में 5वें स्थान पे कौन है? ब्राजील है, सबसे बड़ा है ब्राजील। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूस, कनाडा, चाइना नहीं देगा, आपको नीचे का देश दे देगा और उसको सजाना होगा। कल बनाए थे ना पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में उन बातों को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वहां क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या 2.25 करोड़। अभी रेलवे की वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी। अभी परसों कल मैं कहा भी था कि एक बड़े अधिकारी हमारे दोस्त निकले, मतलब दोस्त तो थे ही, मुलाकात हुई, बड़े अधिकारी हैं, IRTS था और मैं रूम पार्टनर भी रहा। तो कहा कि बातचीत के क्रम में कहा कि बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? सरकार कोई भी आएगी, रेलवे में वैकेंसी 6 महीने के अंदर आएगी, क्योंकि उसका रोस्टर क्लियरेंस वगैरह काफी जटिल मुद्दा होता है, तो इसका आंसर थोड़ा विलंब लग सकता है। लेकिन सरकार कोई भी आएगी इस बार। रोजगार तो मुख्य मुद्दा बना है और वो बना ही रहेगा तब तक कि जब तक हम कई लाख लोगों को जो रिक्त पद हैं उसको भरना। तुम बहुत सो रहा है जी, उठो तुम, जाओ मुंह धो के आओ। रेलवे का वैकेंसी आ रहा है, सो रहा है, देखते हो ये, इसका और सो गया। वैकेंसी नहीं आया था तो जगह हुआ था। उठ खड़े हो तुम, खड़े रहो, 5 मिनट खड़े रहोगे ना नींद टूट जाएगा। नहीं सोए थे क्या? तबीयत ठीक है? हाँ, तो सो क्यों रहा था इतना? खाना खाया है? कुछ क्या खाया है? क्या खाए हो बोलो ना? रोटी भुजिया बहुत है, ठीक है, खड़े रहो 2 मिनट, नींद टूट जाएगी, ठीक है? चलो, हाँ, तो हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, ठीक है। रेलवे उलवे तो सब तो अपने रूटीन में आता ही जाता रहेगा, वो तो संस्था है तो वैकेंसी तो निकालेगा ही। अब बिहार SSC भी लंबे, इसको बंद कर दो ना, बंद कर दो। क्या गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है, देखते हैं। जिसमें गर्मी रहना चाहिए उसमें तो है नहीं। पढ़ाई में गर्मी गायब है, पढ़ाई में ठंडापन है। कुछ टूटा जी तुम्हारा? नींद टूटा? कहता नहीं टूटा। टूटा? हाँ चलो बैठो। तो इसको हम लोग ओशनियाई क्षेत्र कहते हैं। यहां अवसर बहुत है, इसीलिए लोग यहां शिफ्ट करने लगे हैं, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ठीक है कि नहीं? और लिख देंगे इसे ओशनियाई क्षेत्र भी कहते हैं। ओशनियाई, ओशिएनाई महादेश, ओशनियाई महादेश। प्रवासी भारतीय सबसे अधिक है। प्रवासी भारतीय सबसे अधिक है, ठीक है? प्रवासी भारतीय सबसे अधिक है। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसमें क्षेत्रफल के दृष्टि से यह सबसे छोटा महादेश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से
यह सबसे छोटा महादेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महादेश है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल, इसको ऑस्ट्रेलिया देखो, यह एक ऐसा महादेश है जो देश के नाम पर है। जैसे भारत एक ऐसा देश है जो महासागर के नाम पर है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जो देश के नाम पर है। और कोई है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, मतलब विभिन्न देशों का वो क्या है, वो समुद्र पर है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या पर है? ऑस्ट्रेलिया महादेश, मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री क्षेत्रफल के दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। जो शुरुआती दिनों में ही पढ़े उसको याद करके रखिए, रिवीजन कीजिए। रोज हम कहते हैं कि उस पर थोड़ा सा बल दीजिए। विज्ञान पर जो जो खंड पढ़ लिए हैं, ठीक है कि नहीं, जो नहीं पढ़े हैं वो सब तो सब हो ही जाता है। करेंट मिसलेनियस तो रोज पढ़ते भी हैं, आपको पढ़ाया, फरवरी तक तो पढ़ा दिए हुए हैं, मार्च अप्रैल ऐसे भी तो रोज 5, कल भी 5-10 तथ्यों की जानकारी दिया गया है। ये तो रोज आप एब्जॉर्ब कीजिए उन चीजों को, फिर मार्च से लेकर और मई जून तक का एक ही बार में 4-5 क्लास में खत्म कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में हमने आपको अभी बताया कि तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा महादेश। नेक्स्ट फिर लिखिएगा, अब ज्योग्राफी लिखेंगे। ये तो हुआ परिचय। ज्योग्राफी में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कैसे नहीं पढ़िएगा? सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहां? पूर्वी तट में है, क्वींसलैंड के तट में है। और जो ग्लोबल वार्मिंग से, वो भी पढ़ाए हुए हैं आपको, जो ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित रहा, ब्लीचिंग हो रहा है, बताए थे ना। ब्लीचिंग मतलब कि वो क्या हो जाता है, उजला रंग में कन्वर्ट कर रहा है, बताए थे। उसको हम लोग ब्लीचिंग कहते, कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। और कोरल रीफ के उन्नत होने की जो दशा है वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर का इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, वो हमारा समुद्री एक्वेरियम, प्रवाल भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। और वो समुद्री एक्वेरियम हमारा प्रभावित हो रहा है। तो ये भी आपसे परीक्षा में आजकल पूछा जा सकता है। इसलिए ज्योग्राफी में करेंट, कंटेम्प्रोरी जो भी शब्दावली उभरते हो, जो शब्दावली उभरते हो तो मैं आपको बता दिया हूं। हीट वेव जैसे है, क्लाउड ब्रस्टिंग, आपका मानसून ब्रस्टिंग जैसे है। मानसून की जो पहली फुहार होगी वो क्या होगी, मानसून ब्रस्टिंग होगी। ठीक है कि नहीं? हम लोग के यहाँ सामान्यतः 15 जून के आसपास आपका ये मानसून की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और केरल और अंडमान के तटों पर आपका हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो जी जी, बोला जाए जी, बोल रहा हूँ। हेलो, नहीं नहीं, वो तो चले गए, नहीं रिटायर करें। हाँ हाँ, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ है जो 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 ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, क्वींसलैंड तट पर, क्वींसलैंड तट पर, क्वींसलैंड तट पर पाए जाते हैं। क्वींसलैंड तट पर पाए जाते हैं। ठीक है? कौन पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं। ठीक है? कहां पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाए जाते हैं? क्वींसलैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदियों में डार्लिंग और मर्रे, ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदियों में डार्लिंग और मर्रे कौन है? डार्लिंग और मर्रे, डार्लिंग और मर्रे, मर्रे। जबकि मरुस्थल में ग्रेट सैंडी और ग्रेट, और मरुस्थल में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, मरुस्थल में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। टिक लगा दो उस पर। दो चीज याद रखना, एक काल गोल्डी, एक काल गोल्डी और दूसरा कुलगार्डी। इस दोनों को भूलिएगा नहीं। ये दोनों ऐसा क्षेत्र है किसका? ऑस्ट्रेलिया का, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रोकन हिल जो है वो सीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया का काल गोल्डी, काल गोल्डी, काल गोल्डी, काल गोल्डी और कुलगार्डी, 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 काल गोल्डी और कुलगार्डी किस लिए प्रसिद्ध है? और ब्रोकन हिल, इसको कैसे याद करोगे? शीशा क्या होता है? टूट जाता है। शीशा क्या होता है? तो शीशा ब्रोकन, तो शीशा यदि भुला गए, होता है ना कि कहीं ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, तो भुला जाइएगा तो ब्रोकन, सर कहे थे ब्रोकन टूट जाना। तो निम्नलिखित में से एंटीमनी दिया है, टीन दिया है, सोना दिया है, शीशा, शीशा तुरंत याद आ जाएगा कि किस लिए प्रसिद्ध है? शीशा के लिए प्रसिद्ध है। तो कई चीज आप जोड़ तोड़ करके भी लंबे काल तक याद रख सकते हैं। मतलब ब्रोकन मतलब क्या होता है? सर इतना अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो अब नहीं जानते हो तब, इतना नहीं जानोगे तो कैसे होगा? ठीक है कि तब याद करो कि ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल शीशा। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी झील इरी झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील इरी झील है। इरी, 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 इरी झील है। ठीक है, अब आ जाओ। आप लोगों ने बहुत जलडमरू पढ़ा है। जलडमरू मतलब जल संधि, अंग्रेजी में स्ट्रेट, अंग्रेजी में स्ट्रेट। जिब्राल्टर पढ़ा है। इसी क्रम में सबसे पाक जल संधि पढ़े हैं ना जल। इसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है टॉरेस, बॉस। ये सब जल संधि भी परीक्षा के दृष्टि से याद रखने वाला है। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को जोड़ती है। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को जोड़ती है। न्यू गिनी और
ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी, न्यू गिनी एक देश भी है, पपुआ न्यू गिनी उसको कहते हैं। उस देश का क्या नाम है? पपुआ न्यू गिनी। को किससे जोड़ती है? केप यार्क। ये अपने आप में ये भी जीके है कि केप यार्क प्रायद्वीप कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इस दोनों को जोड़ती है कौन? टॉरेस जल संधि। जब भी जल संधि है तो क्या करेगी? जोड़ेगी। तो याद रखना। और इसी कड़ी में एक और लिख दो, बॉस, बॉस जल संधि, बॉस जल संधि लिखिएगा तो याद भी कीजिएगा। अब भूमि में क्या होता है? हर्षिकार, भूमि हर्षिकार लिखो। तुम्ही को कर रहे हैं, देखो ये देख रही है कि सर दूसरे को कर रहे, यहीं से देखो 80 साल के हम है, देखो तुम्हारा भूमि भी देख रहे हैं हम, यहीं से देख लिए कि भूमि गलत लिखा है। ठीक है, यही सब देखो धुआं हुआ है चेहरा पे। ठीक है, खाना खाया? मेरा बाबू ने खाना खाया? खाना खाया? नहीं खाया है। सत्तू पी के आए हैं। कितना गिलास पिया है? 1 गिलास पिया है। अच्छा, 1 गिलास और पी के आना, 1 गिलास लेके आना, बांध के आना। ठीक है, इतना तो छुट्टी मिल ही जाता है कि बांध करके ले आओ, ग्लास में करके पी लो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा कमजोर पक्ष है। चलो आगे लिखे। बॉस जल संधि, कौन सा जल संधि? तो लिखेगा बॉस जल संधि तस्मानिया को, तस्मानिया को, तस्मानिया को विक्टोरिया राज्य से जोड़ता है, विक्टोरिया राज्य से जोड़ता है, विक्टोरिया राज्य से जोड़ता है। ठीक है, चलो। जितना प्रसिद्ध खेल का मैदान, क्रिकेटर सब है, ये सब नाम सुना होगा। पर्थ, कहा जाता है कि पर्थ में, लॉर्ड्स में, ब्रिस्बेन में, ठीक है, मेलबोर्न में, एडिलेड में, इसके बाद वेस्ट इंडीज का एक और मैदान है, क्या नाम था उसका, ब्रिज टाउन में, और दक्षिण अफ्रीका का है एक और। यदि 10 जगह कोई शतक बना ले तभी उसको माना जाता है कि बैट्समैन है। तेंदुलकर को क्यों बैट्समैन माना जाता है? क्योंकि ये 10 पिच पे वो शतक बनाए हुए हैं, क्योंकि सबसे तेज क्लास वही देखा जाता है कि क्रिकेट का क्लास है कि नहीं। तो उसमें आधा तो आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर कम पैदा होता है, शेन वार्न था, लेकिन तेज गेंदबाज, सब तेज गेंदबाज ही होता है वहां मैक्सिमम। जैसे इंडिया में क्या है, स्पिनर ज्यादा पैदा होता है, तेज गेंदबाज कम पैदा होता है। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उस कटिबंध होने के कारण जो क्षमता क्या होता है, जल्दी, गर्मी में आदमी क्या होता है, जल्दी थक जाता है। जाड़ा में क्या होता है, जल्दी नहीं थकता है। तो स्वाभाविक है कि जहां पर उष्णकटिबंध कमजोर स्थिति में होगा तो वहां क्षमता अधिक होगा, तो तेज गेंदबाजी में क्षमता अधिक चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए फिलहाल, याद रखिएगा। जैसे अभी क्वींसलैंड बताए थे, क्वींसलैंड क्या है, उसका प्रांत है, और उसकी राजधानी कहां है? कभी मैप देखिएगा तब ना। उसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। उसकी राजधानी कहां है? लिखाएंगे नहीं, अभी भी नहीं लिखाएंगे, अभी भी कहेंगे कि जाकर मैप से नोट कीजिए, ठीक है कि नहीं, तभी जाकर तुम सीख पाओगे। लास्ट में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के लास्ट में हैं। यहां पर एक लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लांट पाया जाता है, क्या नाम है उसका? बायोलॉजी में ही पढ़े थे, बताओ। उसका नाम है यूकैलिप्टस। क्या नाम है उसका? यूकैलिप्टस। वो ऑस्ट्रेलिया में अधिकता में पाया जाता है, तो लिख देंगे। सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला पौधा, सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला पौधा, प्लांट, सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला प्लांट यूकैलिप्टस है, यूकैलिप्टस है। जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है।
चलिए, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। ओके, हो गया। अब आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 देश है, लेकिन 2 देश को याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल 14 से अधिक देश है। 2 देश सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड कहां है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। तो लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश का दूसरा महत्वपूर्ण देश, दूसरा महत्वपूर्ण देश दूसरा महत्वपूर्ण देश दूसरा महत्वपूर्ण देश न्यूजीलैंड है, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। और 2 द्वीप में बटा है, उत्तर और दक्षिण। और यह 2 द्वीपों में बटा है, यह 2 द्वीपों में बटा है, उत्तर और दक्षिण। यह 2 द्वीपों में बटा है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। जिसे कौन सा जल डमरू जोड़ती है? जल संधि कौन सा है? जल संधि जो जोड़ती है, कुक। लिखेंगे 2 द्वीपों में बटा है, जिसे कुक जल संधि जोड़ता है, जिसे कुक जल संधि जोड़ता है, जिसे कुक जल संधि जोड़ता है। ठीक है, कुक नोट में लिख देंगे, नोट में लिख देंगे। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक और तस्मान ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक और तस्मान ने किया था। कुक और तस्मान ने किया था। कुक और तस्मान ने किया था। कुक और तो नोट में एक और लिख देना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। नोट में लिख देना लाल कलम से, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। 2 चीज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बताओ तो कौन बताएगा? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवाती तूफान को? वेरी गुड, तो लिख देना नोट में, नोट में ही। ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान डाउन्स कहलाता है, एकदम याद रहना चाहिए ये सब। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान डाउन्स कहलाता है, जबकि चक्रवाती तूफान को बिली बिली कहते हैं। चक्रवाती तूफान को बिली बिली कहते हैं। चक्रवाती तूफान को बिली बिली कहते हैं। ओके, न्यूजीलैंड में है, 2-3 बातें जानना ही है। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की जनजाति माओरी कहलाती है। न्यूजीलैंड की जनजाति न्यूजीलैंड की जनजाति माओरी कहलाती है। माओरी माओरी माओरी, ठीक है, कहलाती है। और यहां एक पक्षी पाई जाती है न्यूजीलैंड में, कीवी और एमू। तो लिखेंगे यहां की पक्षी, न्यूजीलैंड की पक्षी कीवी, और इसलिए इसको कीवी देश भी कहते हैं। एक कीवी फल भी आता है आजकल। मैंने दाम तक हमको बता रहा है, ठीक है। कीवी पक्षी और एमू पक्षी न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है।
न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। दो तथ्य विविधा है। कौन सा दो तथ्य? अभी बताए थे कि जुगाली टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, और एक और बताओ जो न्यूजीलैंड में ही हुआ। बताओ, तुम लोग बताओ, बताइए आप लोग। सर हमसे आप बहुत पूछते हैं, तो कल से खोजते रहिएगा तब आप। तुम बोलो, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, तुम ही लोग बोलो। कुछ कॉमन सेंस का उपयोग। वो क्वेश्चन हम अभी यूट्यूब लाइव में भी क्वेश्चन आयर सेशन में पूछे हैं। अरे चला दो ना, कोई दिक्कत नहीं, बर्दाश्त होता है, चला दो, क्या दिक्कत है। हाँ, तुमको नहीं बताना है, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को बताना है। ये सब बहुत तेज नहीं है। महिला को मतदान का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ही दिया था। महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले, जल्दी से दो बातें लिख लो। हाँ, महिलाओं को मतदान का अधिकार महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही दिया। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही दिया। और 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 जुगाली टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, और जुगाली टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, जुगाली टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश, जुगाली टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। अरे ये कौन है जी? अरे खड़ी हो तुम। तुम तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। क्या तुम लोग पहचानती हो? देखो तो, कता छला वहां। आज कैसे कैसे रास्ता भटक गए। जब आए हैं तो न दुआ, न सलाम, न गुड मॉर्निंग, न गुड इवनिंग। तो एक क्वेश्चन पहले जवाब दे दीजिए आप। संविधान पढ़े थे ना? हाँ, तो घर में बैठ करके 2-4 महीना खूब पढ़े होंगे संविधान, एक सब्जेक्ट पढ़वे किए थे। बताइए कि मतदान का अधिकार किस संजोग से, अभी मतदान का अधिकार ही चल रहा है, ठीक है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या बात है, आज तुम लेके आया है जी अपनी सिस्टर को, पढ़ने का इच्छा फिर से जागृत हो गई। बताइए, बताइए, तुम लोग बताओगे? कौन बताएगा इस सब में से? वाह, 326। 24 में चुनाव आयोग है और 26 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। बैठ जाइए, ठीक है। 26 में सार्वभौमिक वयस्क, 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और 324 में चुनाव आयोग का गठन है। ठीक है, याद करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ऑस्ट्रेलिया महादेश भी समाप्त हो गया, जिसे प्यासी भूमि का महादेश कहते हैं, जिसे द्वीपीय महादेश कहते हैं, जिसे ओशनियाई महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है। कुछ महत्वपूर्ण नदी, कुछ ग्रेट बैरियर रीफ, कुछ खनिज इत्यादि, कुछ पर्वत, कुछ मरुस्थल जैसे ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ये सब के कारणों से हम ऑस्ट्रेलिया को याद रखने का प्रयास करते हैं। अब लास्ट क्या बचता है? इससे भी छोटा है अंटार्कटिका, तो लिखेंगे अंटार्कटिका। आज खत्म कर देना है ज्योग्राफी को। आज के बाद फिर ज्योग्राफी की चर्चा नहीं होगी, बीच बीच में तो पूछताछ चलता ही रहता है, ठीक है कि नहीं। चलो, अंटार्कटिका एक बार में 2 बड़ा खंड तुम लोग का खत्म हो गया ना, हिस्ट्री खत्म हो ही रहा है, तो बड़ा खंड है ज्योग्राफी, ठीक है कि नहीं। और वो आराम से तुम लोग एक एक करके उन चीजों को देख लिया। अब तुम्हारे ऊपर बड़ा दायित्व है कि समय रहते उसको जितना रिवीजन करेंगे
उतना आपके लिए। बड़ा आदमी बनना हो तो एनसीईआरटी सब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बड़ा आदमी बनना हो तो, और नहीं तो चल ही रहा है सब चीज। नेक्स्ट, अंटार्कटिका लिखिएगा। अंटार्कटिका में सबसे पहला, इसे शुष्क महादेश कहते हैं, सॉरी श्वेत महादेश कहते हैं। श्वेत व्हाइट, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है, इसे श्वेत महादेश कहते हैं। इसे श्वेत महाद्वीप या सबसे ठंडा सबसे शुष्क महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ठंडा और सबसे शुष्क महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। अति महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टि से पांचवा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन? इसका सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बिन्सन मासिफ। तो लिखेंगे अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थान बिन्सन मासिफ है। बिन्सन मासिफ है, याद रखिएगा। कौन सा मासिफ? बिन्सन मासिफ है। यहां दो सागर है चर्चित, एक है रॉस सागर और दूसरा है बेडल सागर। सीधे लिख लो ना, रॉस सागर बेडल सागर है। रॉस सागर बेडल सागर कहां है? अंटार्कटिका में। रॉस सागर बेडल सागर कहां है? अंटार्कटिका में। लेकिन हम लोग इसको नहीं, इसके कारण याद नहीं रखते हैं। हम लोग अंटार्कटिका को आजकल जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के रूप में याद रखते हैं। अच्छा, भारत में मौसम चित्रण केंद्र कहां है? भारत में मौसम चित्रण केंद्र कहां है? बताओ, कौन सा शहर है जो मौसम चित्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है? हाँ, पूना। वेरी गुड, कॉपी के ऊपर में लिख लो, ये पढ़ता है। गुड। मौसम चित्रण केंद्र। हमको ऐसा विद्यार्थी बहुत पसंद है कि जो चुपचाप रहे, हुल्ले रे नहीं करा, जब प्रश्न पूछे तो जवाब दे। तुम्हारी तरह नहीं कि हुल्ले रे की भी 120 रुपया में मिलता है। ये क्या है? यही हुल्ले रे कि जहां बोलना चाहिए यूक्रेन की राजधानी कीव नहीं बोले, जहां बोलना चाहिए कि मौसम चित्रण केंद्र भारत में कहां है, पूना में, नहीं बोले। पूछेंगे ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ था रेलवे में? तमिलनाडु में। वेरी गुड। मुझे ऐसा विद्यार्थी बहुत पसंद है कि जब पूछे तो चुपचाप बटन दबा दे। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हम बता रहे थे कि यह केंद्र अंटार्कटिका क्यों महत्वपूर्ण हो गया जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के रूप में। और हमने 3 स्टेशन यहां बनाया। कौन कौन सा? पहले बनाया बच्चा लाल दक्षिण गंगोत्री, इसके बाद बनाया मैत्री, और तब बनाया भारती। तो पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो लिख लो, लिखो जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के रूप में। तो तुम्हारा क्या नाम हुआ? भारती।
तुम्हारा मैत्री, तुम्हारा दक्षिण गंगोत्री। किसी तरह से याद रखो, लिखेंगे जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे जाना जा रहा है। और इस कड़ी में इसे जाना जा रहा है, और इस कड़ी में और इस कड़ी में और इस कड़ी में और इस कड़ी में क्या, 3 भारत के स्टेशन है, अनुसंधान केंद्र है। 3 भारत के 3 अनुसंधान केंद्र, ऐसा लगता है 3 भारत के, माने भारत 3 है, भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है। लिखते भी हैं, हंसते भी हैं मेरी बातों पर, ठीक है कि नहीं, मुस्कुराते भी हैं। कौन सा 3 केंद्र, 3 भारत केंद्र नहीं, भारत के 3 केंद्र हैं। कौन कौन से? हाँ जी, तो लिखो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। सब कुछ भुला दोगे तो भुला दोगे, इसको नहीं भुला देना, ठीक है। सब कुछ भुला दोगे तो भुला दोगे, इसको नहीं भुला देना, ठीक है। आगे लिखिए, इसकी सबसे बड़ी झील है बोस्टक। किसकी सबसे बड़ी झील बोस्टक है? अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है बोस्टक। बोस्टक, बोस्टक सबसे बड़ी झील है। बोस्टक सबसे बड़ी झील है, ओके। और यहां की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। और यहां की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, क्या नाम है? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस। और याद करवा दे कि बिना पेंगुइन का अंटार्कटिका जब देखते होंगे तो एक ही चीज दिखाई देता है, पेंगुइन। कहीं भी उसको इंडिकेशन के रूप में क्या दिखाई देता है? पेंगुइन। तो पेंगुइन तो लिखेंगे ही, लिखेंगे अंटार्कटिका में पाए जाने वाला एकमात्र पक्षी पेंगुइन है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाला एकमात्र पक्षी पेंगुइन है। एकमात्र पक्षी पेंगुइन है। क्या है? पेंगुइन है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम शब्द क्या था? पेंगुइन। अब पहला शब्द क्या था? भारत का, पहला दिन का पहला शब्द क्या था? देखो पहला दिन का पहला, तुम तो सब क्लास की हो ना, देखो पहला दिन का पहला शब्द क्या था? क्या था पहला दिन का पहला शब्द? भूगोल। हाँ, भूगोल शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन। यहीं से हमने शुरू किया था। और अंतिम शब्द जो श्वेत महाद्वीप है बर्फ से आच्छादित, उसको हम लोग अंटार्कटिका पेंगुइन से हम अपनी पहला भी प था और दूसरा भी और लास्ट भी प था, अब पढ़ाया भी प नहीं, हम ही ना पढ़ाए हैं, नहीं तो हमारा नाम भी तो प से ही है। तो इस तरह से आपने प प प मैं कर दिया। आज विधिवत ज्योग्राफी की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद। अब इस जगह पर क्या पढ़िएगा सो बताइए। अब थोड़ा सा रिव्यू कर ले थोड़ा सा हम, ठीक है कि नहीं। अब इकोनॉमिक्स यहां पे ज्यादा अच्छा होगा क्या। अब आप लोग का ई में क्या क्या हो गया तुम बताओ जी अंशु, क्या क्या हो गया? तुम तो रेगुलर क्लास की हो, सब हो गया। हाँ, वो तो तुम्हारा ना, तो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है।
अब किसी का ज्योग्राफी छूट गया तो उसका क्या है, वो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो रहा है, ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स में थोड़ा जो बाकी सब है वो सब करा देंगे। और करेंट वो तो चलता रहेगा, करेंट ऑफ विविधा क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाली। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे भी जब भी चले तो कर लेना चाहिए। पूछोगे क्यों? क्योंकि 10 से 20% बजट और सर्वे के अनुसार क्या हो जाता है वो। तो अब हम लोग ज्योग्राफी की जगह पर क्या पढ़ेंगे, और फिजिक्स आपका चलता रहेगा। पॉलिटी आपका शाम में आपको लिंक चला जाएगा, आप उसको ऑनलाइन कर लेंगे। जो कमिंग जिसको परीक्षा देनी है तो वो तेजी से उसको, जिसका छूट गया है व्यक्तिगत कारणों से तो उसको कर लेगा। फिर साइकिल में जब जैसे चलेगा उसमें कर लेगा। जैसे अभी सुबह में नया बैच में शुरू हुआ है तो स्वाभाविक है कि आप नए बैच में करिएगा, लेकिन फिर आपका अपना जो बैच है वो क्या हो जाएगा, वो छूट जाएगा। इंग्लिश मैथ कहीं ना कहीं आपको छूट जाएगा। जो तब कहिएगा कि सर मैथ छूट गया, सर इंग्लिश छूट गया, ठीक है कि नहीं। तो पहले अपना जो बैच है उसको पूरा कर लो, उसके बाद एफ बैच बोलिए जी, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो गया, बोलो जी जल्दी जल्दी, तुम बोलो। हिस्ट्री चल रहा है, हुआ नहीं है अभी तो मॉडर्न बाकी है। ज्योग्राफी हो गया, और पॉलिटी हो गया, और बायोलॉजी एफ बैच में। एफ बैच तुम मुंह बंद रखेगा, तुम कोनो बैच में है, तुम तो बल ढकना है, तुम तो बल ढकना है। हाँ बोलो, एफ वाले बोलेंगे। पॉलिटी हो गया है ना, पॉलिटी हो गया है, और कोई बात नहीं। और बायोलॉजी तो साथ किए थे ना, जब फिजिक्स चल रहा है, कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा, चिंता कोई नहीं करना है। तो इकोनॉमिक्स हम शुरू करेंगे, अरे करेंगे इकोनॉमिक्स शुरू, और जहां हिस्ट्री खत्म करेंगे वहां केमिस्ट्री या बायोलॉजी शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? अब फिजिक्स आपका चलता रहेगा। करंट मिसलेनियस तो बीच बीच में होता ही रहता है। तो क्लियर? हाँ बोलो 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 बोलो। हम पढ़ा दें, पढ़ा देंगे, अरस्तु सर पढ़ा देंगे। हमारे ऊपर कितना लोड दोगे? 9 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सारा सब्जेक्ट हम ही पढ़ा दें। हाँ उनका क्लास लग जाएगा, आप लोग आइएगा रेगुलर तब ना। जब हम नहीं रहते हैं तो आप लोग तो रहते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? आइएगा, करा देंगे, वो मेरी जिम्मेवारी है ना, ठीक है कि? हाँ पहले इकोनॉमिक्स अब हम शुरू करेंगे, फिजिक्स आपका रेगुलर चलता रहेगा, और जब जहां पर हिस्ट्री खत्म होगा वहां पर केमिस्ट्री या, क्लियर हो गया? करंट विविधा तो चलता ही रहता है। शाम में यूट्यूब लाइव चल ही रहा है, क्वेश्चन आयर सेशन 50 तो कम से कम रोज बना ही रहे हो। अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और हिस्ट्री की मध्यकालीन शाखा की भी आज अंतिम कक्षा है। बहमनी और शिवाजी, यही 2 बचा हुआ है, यही ना दोनों बचा हुआ है, जिसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए 5 मिनट का ब्रेक। ओके चलो, पानी वानी पी लो, गर्मी अधिक है।